तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं वीरेंद्र मूर्ति स्वागत करता हूँ आप लोग का अपना चैनल मूर्ति साइंस क्लास में। तो चलिए, इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे 2 से लेकर 6 तक विभाज्यता के नियम पढ़ रहे थे। जो भी स्टूडेंट अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आज वाला वीडियो देखने से पहले पीछे वाला वीडियो देख लें तो बढ़िया समझ में आएगा। तो चलिए, हम लोग 2 से लेकर 6 तक पढ़ लिए हैं और आज पढ़ेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 13 ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ रहे थे का विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो पढ़ रहे थे विभाज्यता के नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 तक पढ़ लिए थे। 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। 7 से विभाज्य कहता है कि जब कोई संख्या के इकाई अंक को दोगुना कर देंगे, जब कोई संख्या के इकाई अंकों का कर देंगे दोगुना कर देंगे और बची हुई संख्या, जो बची हुई संख्या है उसमें से उसको घटा देंगे, तो प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या हमेशा 7 से क्या होगा? विभाजित होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जब कोई संख्या का इकाई अंक को, जब कोई संख्या के इकाई अंक को इकाई अंक का दोगुना करके, इकाई अंक का क्या करके? दोगुना करके बची हुई संख्या में से क्या कर देंगे? से घटा देंगे। घटा देने पर वह संख्या 7 से विभाज्य हो रही है, तो वह संख्या क्या है? तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगा? 7 से विभाजित होगा। किससे? 7 से विभाजित होगा। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कोई भी संख्या हम लिख रहे हैं, मान लेते हैं कि लिखे 4, 5, 6, 7, कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या लिख रहे हैं। तो कह रहा है कि कोई भी संख्या, जब कोई संख्या के इकाई अंक, तो इकाई अंक यही ना हुआ, तो इकाई अंक को दोगुना कर देंगे। क्या कर देना है? मान लेते हैं कि 7 है तो 7 को दोगुना कर देंगे। तो 7 को दोगुना करके शेष बची हुई संख्या, तो शेष बची हुई संख्या यही ना है, 3 को मेरे पास बच रही है, तो शेष बची हुई संख्या में से क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना आया? 14 घटा देंगे। तो मान लेते हैं कि 2 यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4 आ गया। अब ये संख्या आया जो ये अगर 7 से विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या हमेशा 7 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो देख लेंगे, अगर देखते हैं कि फिर भी लंबा है तो फिर इसका दोगुना कर लेंगे, 2 × 2, ठीक है।
तो 4 घटा लेंगे तो 0 हो गया, 40 हो गया। अब तो कट जाएगा, तो देखेंगे कि 7 से कटेगा तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, यानी कि 40 नहीं कट रहा है। यानी कि ये संख्या क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है। यानी कि रूल यही है, लेकिन ये संख्या नहीं कट रहा है। यानी कि मान लेते हैं कि हम लिख देंगे 371, ठीक है, 812 लिख दिए। इसके बाद लिख दिए 393, ठीक है। इसके बाद लिख दिए 343। मान लेते हैं कि ये 4 संख्या लिख दिए हम। अब देख लेंगे कि कौन संख्या कट रहा है, कौन संख्या नहीं कट रहा है। जैसे ये संख्या चेक किए तो नहीं कटा, लेकिन देख लेते हैं कि 371 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो मान लेते हैं कि पहला संख्या का किए हैं, पहला संख्या का दोगुना करना, तो 1 का दोगुना कीजिए चाहे 4 गुना कीजिए, 1 ही होगा। और संख्या बची हुई शेष संख्या में से घटा लेना है, इसका दोगुना करके, ठीक ना, और शेष बची हुई संख्या में से घटा लेना, तो 6 हो जाएगा 36, यानी कि ये नहीं कट रहा है। ये संख्या 7 से नहीं कटेगा। 812 देख लेते हैं, 812 है, इसका दोगुना कर देंगे तो 2 दूनी के 4, 4 इसमें से घटा लेंगे तो 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर बचा 7, 77, 77 7 से क्या करेगा, कट जाएगा। यानी कि 77 7 से कट जाएगा, 11 7 77। यानी कि कहने का मतलब मेरा है कि जो भी संख्या है उसके इकाई अंक को दुगना कर दिए, और शेष बची हुई जो संख्या है उसमें से वो दुगुना चीज़ घटा देंगे, तो जो बच रहा है अगर 7 से वो विभाज्य हो रहा है तो पूरी संख्या यानी कि 812 भी 7 से विभाजित होगा, ठीक है। तो आप लोग 7 के रूल समझ गए, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलिए ठीक है। 7 का रूल समझ लिए। अब इसके बाद समझेंगे हम किसका रूल, 9 का रूल समझेंगे। मान लेते हैं कि 393 को भी देख लेते हैं, चाहे 343 लिखे हैं, 343 को भी देख लेते हैं। अगर किसी को डाउट होगा कि सर नहीं बताए, 2 बताकर छोड़ दिए, ई वाला नहीं बताए, तो चलिए ई भी बता देते हैं। मान लेते हैं कि 393, तो हम बतलाए हैं यही ना कि 393 हो गया, तो इकाई अंक का दोगुना कर लीजिए। इकाई अंक का क्या कर लेना है, दोगुना कर लेना है। तो इकाई अंक का दोगुना करने पर कितना आया, 6 आ गया। तो 6 बची हुई संख्या, तो 2 ही गुना बच रहा है मेरा संख्या, यानी कि 6 घटा देंगे इसमें से, क्या कर देना, 6 घटा देना है। तो 6 घटाएंगे तो 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पर 3 आ गया 33, यानी कि 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो इस संख्या भी 7 से नहीं कटेगा, 393 भी 7 से नहीं कटेगा, ठीक ना। 33 आ गया, तो इस संख्या 7 से नहीं कटेगा। अब देख लेते हैं कि 343, तो 343 है, तो 343 का दोगुना 3 दूनी के 6 हो गया। मान लेते हैं कि 6 हो गया, तो 6 इसमें से घटा देंगे, बची हुई शेष संख्या 2 को बच रहा है ना, तो शेष संख्या में से घटा देंगे, तो 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पर कितना बचा 2, यानी कि 28, 28 7 से विभाजित हो रहा है, तो इस संख्या जो है वो भी 7 से विभाजित होगा ही होगा, ठीक है। एकदम समझ गए, किसी प्रकार की दिक्कत, कोई डाउट नहीं, चलिए ठीक है, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक ना, ठीक। अब इसके बाद देख लिए कितना से, हम 7 से देख लिए, 7 से देख लिए, तो 7 के बाद अब देखना है किसको, 8 को। 7 के बाद किसको देखना है, 8 को देखना है, यानी कि 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य। 1 मिनट देख लेते हैं, चलिए 8 से विभाज्य। तो 8 से विभाज्यता के नियम कहता है कि जब कोई संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर की तो 3 जीरो होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 जीरो होना चाहिए, 3 गो शून्य होना चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा की तो 3 जीरो होना चाहिए, ना तो 8 से कटने वाली कोई संख्या होना चाहिए। 3 जीरो होना चाहिए, न तो 8 से कटने वाली संख्या होना चाहिए। तो संख्या हमेशा 8 से विभाजित होगा, चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, चाहे का हो कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। मान लेते हैं कि अब आप लोग कहिएगा कि सर कैसे पता चलेगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देख लेते हैं। तो लिखेंगे कि जब कोई संख्या के इकाई दहाई और का सैकड़ा, समझ रहे हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर
स्थान पर 3 शून्य या 8 से कटने वाली का हो संख्या हो, तो वह संख्या का होगा 8 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा। कह रहा है कि जब कोई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 3 शून्य होने चाहिए। अभी बतलाए हैं, अभी हम बतलाए हैं कि तो लास्ट में 3 शून्य होना चाहिए, न तो 8 से कटने वाली कोई संख्या होना चाहिए। वो अंक कितना ही बड़ा भी हो, कितना बड़ा हो, वो हमेशा 8 से का होगा, पूरा कटेगा, 8 से विभाजित होगा। तो 3 शून्य हो, क्या हो, 3 शून्य हो या 8 से कटने वाली संख्या हो, तो वह संख्या हमेशा 8 से विभाजित होगा। अब आप लोग बोलिएगा कि कैसे पता चलेगा, तो पता चलेगा कैसे, एग्जाम्पल से पता चलेगा। मान लेते हैं कि हम लिख दिए एग्जाम्पल में 4 5 6 1 2 3 को 0 हो गया, मेरा एग्जाम्पल 1 हुआ। तब देखेंगे कि संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये हमेशा संख्या किससे कटेगा, 8 से कटेगा। कहाँ से कि रूल कह रहा है कि 3 को 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 को 0 होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि 8 से कट रहा है कि नहीं। 8 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 5 40, 8 5 40, बचा कितना 5, इधर आके हो गया कितना 56, 8 7 56, यानी कि संख्या पूरा कट रहा है ना, एकदम पूरा कट रहा है। अब और देख लेते हैं कि अंक वाला देख लेते हैं कि मान लेते हैं कोई देख लेते हैं 8 और कोई एक अंक ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इतना संख्या हो गया। क्या बोले हैं कि किधर 3 शून्य होना चाहिए, न तो 8 से कटने वाली कोई संख्या होना चाहिए। तो हमको इतना लंबा अंक है, तो कैसे पता चलेगा कि 8 से कटेगा कि नहीं। तो मात्र लास्ट के 3 अंक बाद देख लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, मात्र 3 अंक बाद देख लेंगे लास्ट के, तो पता चल जाएगा ना, तो पता चल जाएगा। मान लेते हैं कि 8 से देख लेंगे तो 8 8 64, 8 1 8, यानी कि कट रहा है। कहने का मतलब ये रूल मेरा क्या है, सही है। मान लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिए। तो कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखेंगे कि 8 से कटने वाला कोई संख्या है कि नहीं है। तो 8 से कटने वाला लास्ट के 3 अंक देखना है हमको, कौन कौन, इकाई और दहाई और इसके बाद सैकड़ा। इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर देखना है कि वो 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो 8 से कैसे कटेगा, लास्ट के 3 अंक देख लेंगे। तो 8 कम 8, 8 चौके 32, यानी कि कट रहा है। तो कहने का मतलब कि मेरा जो 8 का रूल है वो फॉलो हो रहा है। तो चलिए 8 अच्छी तरह से आप लोग समझ गए। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कमेंट में लिखिएगा कि सर यहाँ पर डाउट है, तो उस कमेंट का क्या किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। ठीक ना। 9 कहता है, 9 का रूल है कि जब कोई संख्या 9 से तभी कटेगा, कोई भी संख्या हो 9 से तभी कटेगा जब उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है, तो उस संख्या हमेशा 9 से क्या होगा, विभाजित होगा ही होगा। कहने का मतलब कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि संख्या कोई भी हो, लिख दिए 4 6 4 5 9 6 15 15 3 18 18 3 21 21 अच्छा 27, मान लेते हैं हो गया। मान लेते हैं इतना अंक लिया, 4 5 6 3 8 6। अब इतना लंबा हो गया, अभी तो हम गिन कर लिखे हैं, सब लिखे हैं, गिन के बैठा के लिखे हैं। ठीक ना, एग्जाम्पल दिए हैं, वो मात्र क्या दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं।
कि आप लोग कैसे समझ पाइएगा। तो मान लेते हैं कि 4 5 6 3 8 6 लिखे हैं, तो इसमें कैसे पता चलेगा, ये तो छोटा अंक है नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो इसको देख लेंगे 4 5 6 6 6 12 12 3 15 15 8 15 8 कितना होता है 15 8 23 23 23 और 6 29 29 हो गया ना, सॉरी यहाँ पर 29 के जगह पर 4 लिख देते हैं। 23 4 कितना हो गया 27 हो गया। यानी कि जब 27 हो गया टोटल अंकों का योग 27 हो गया, तो 27 9 से कटता है, 9 से क्या होता है कटता है। यानी कहने का मतलब कि इतना भी लंबा है तो वो हम रूल से पता चल गया कि क्या होगा, इतना लंबा, कितना भी लंबा संख्या हो, विभाज्यता के नियम पढ़ने से यही पता चलता है कि लंबा से लंबा संख्या अगर विभाज्यता का नियम हम जानते हैं तो आसानी पड़ेगी क्या करने में, उसको सॉल्व करने में, ठीक ना। तो उसका रूल देख लेते हैं कि जब कोई संख्या को संख्या के योग को आपस में जोड़ते हैं, आपस में क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो उसके अंकों का योग, उसके अंकों का योग, अंकों का योग अगर किससे 9 से विभाजित हो रहा है ना, 9 से विभाजित हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है, तो वह पूरी संख्या संख्या 9 से क्या होगा 9 से विभाज्य होगा, 9 से क्या होगा विभाज्य होगा। आप लोग समझ गए अच्छी तरह से कि जब कोई भी संख्या हो अगर उसके अंकों का योग करने का मतलब कि अंकों को आपस में अगर योग करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, अगर उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो उस संख्या पूरी का से 9 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक ना। ठीक है, ठीक मान लेते हैं कि छोटा संख्या में तो पता कर लेंगे हम कि 9 से विभाजित, कैसे भाग दे के पता चल जाएगा, लेकिन बड़ा संख्या है तो कैसे पता चलेगा कि विभाजित होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए यही विभाज्यता के नियम है। तो मान लेते हैं कि बोले हैं कि अंकों का योग यानी कि 9 + 6 + 3 + 4 + क्या 5, ठीक है। यहाँ पर कर लेंगे 2 + 3 + 7 + 6 और +3, ठीक ना। यहाँ पर कर लेंगे 4 + 5 + 7 और +8, यहाँ पर कर लेंगे 3 + 4 + 5 + 7 + 8 और +9, यानी कि अंकों का योग करना है, ठीक ना। अंकों का योग करके पता कर लेना है। तो 9 6 15 15 3 18 18 4 22 22 5 27, यानी कि 27 है, तो 27 9 से कटेगा, यानी कि संख्या जो है वो पूरी 9 से क्या होगा विभाजित होगा। अब देख लेते हैं नीचे में 4 5 9 9 7 16 16 8 24, यानी कि 24 हो रहा है, तो 24 9 से विभाजित होगा नहीं होगा, तो ये संख्या पूरी 9 से विभाजित क्या होगा नहीं होगा, ठीक ना। अब देख लेते हैं ये संख्या 2 3 5 5 7 12 12 6 18 18 3 क्या होगा 21 21 हो रहा है, तो 21 हो रहा है तो 9 से विभाजित होगा नहीं होगा, जब नहीं होगा तो ये भी संख्या पूरी 9 से विभाजित नहीं होगा। अब देख लेते हैं ये वाला संख्या 4 3 7 7 5 12 12 7 19 और 19 ये कितना हो गया 17। अब देखेंगे कि 36 हो गया,
19 17 कितना हो गया, 36 हो गया। तो जब 36 हो गया तो 9 से विभाजित होगा ना, 36 कितने से, 9 से विभाजित होगा। जब 9 से 36 विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या जो क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। तो कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि 4 एग्जाम्पल दिए, तो 4 एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल ए कट रहा है, एक एग्जाम्पल ए कट रहा है। ये फॉलो रूल नहीं कर रहा है, ये भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये दोनों नहीं होगा भी। तो कहने का मतलब है कि जो भी संख्या अगर इसके अंकों का योग अगर आपस में जोड़ते हैं, अगर उस संख्या पूरे 9 से विभाजित हो रहा है, तो उस संख्या जितना भी संख्या हो, कितना भी लंबा क्यों संख्या ना हो, तो उस संख्या हमेशा क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। अब इसके बाद 10 से विभाजित, अब देख लेते हैं कि 10 से विभाजित का नियम क्या है। तो 10 से विभाजित का नियम जो है वो एकदम आसान है। 10 से वही विभाजित होगा जब उसके इकाई स्थान पर, जब उसके क्या होगा, इकाई स्थान पर। तो 10 के विभाजिता के नियम हम नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे कि 10 के विभाजिता के नियम आसान है, ऐसे ही बता दे रहे हैं कि 10 जब कोई संख्या के इकाई स्थान पर अगर शून्य होगा, जब कोई संख्या के इकाई स्थान पर अगर शून्य होगा तो उस संख्या हमेशा किससे विभाजित होगा, 10 से विभाजित होगा। चलिए लिख देते हैं, जब कोई संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या 10 से क्या होगा, 10 से विभाजित होगा, 10 से विभाज्य होगा। यानी कि ये एकदम आसान है, ठीक ना, कि जब कोई संख्या के इकाई स्थान पर, मान लेते हैं कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या हो, 4 5 6 7 0 7 6 9 5 0, ये संख्या हमेशा 10 से विभाजित होगा। ठीक है, देख लेते हैं, 10 चौके 40, 5 10 बचे 50, 6 67 हो गया, 10 छके 60, 7 10 7 70, यानी कि विभाजित हो रहा है। यानी कि हम बोले हैं कि जब भी कोई भी संख्या हो, अगर उसके इकाई स्थान पर अगर 0 होता है तो वो हमेशा संख्या 10 से क्या होगा, विभाजित होगा। ये रूल एकदम आसान है, ये भी चेक कर लेते हैं। 10 7 70, 6 69 हो गया, 10 छक्का 60, 9 95 हो गया, 10 9 90, 5 50 हो गया, 10 बचे 50, यानी कि ये भी संख्या क्या हो रहा है, 10 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसमें भाग लग रहा है, कट रहा है, ठीक ना। तो 10 का रूल एकदम आसान है। 10 के बाद 11 एक है, 11 थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक ना। अब देख लेते हैं कि 11 का रूल क्या कर रहा है। 11 कहता है कि जब कोई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर, सम स्थान या विषम स्थान के अंकों का अंतर अगर 11 से कटने वाला हो, नहीं तो शून्य हो, 11 से कटने वाला हो न तो शून्य हो, तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगा, 11 से कटेगा। जब कोई संख्या के सम स्थान, अब आप लोग बोलेंगे कि सम स्थान और विषम स्थान क्या होता है। जब कोई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर कि तो शून्य होना चाहिए, न तो 11 से कटने वाली संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो अंकों का अंतर शून्य हो या 11 से कटने वाली हो, तो वह संख्या किसी से
11 से विभाजित होगा। हम अभी बतलाए हैं कि 11 से विभाजित तभी होगा जब उसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर की तो शून्य हो जाए। क्या हो जाए? शून्य हो जाए। और नहीं तो 11 से कटने वाली संख्या है, उसके अंतर की तो शून्य हो जाए, न तो 11 से कटने वाली है, तो ऐसी संख्या क्या होगा? 11 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि 121 है, तो उसके सम स्थान और विषम स्थान, पहले तो ये देखेंगे कि सम स्थान और विषम स्थान। मान लेते हैं कि 4, 6, 3, 5, 7 हो गया। ठीक, एग्जाम्पल में 4, 6, 3, 5, 7 हो गया। ठीक है, सम स्थान मान लेते हैं कि सम स्थान कैसे होगा? यहाँ से लेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें आप लोग बता सकते हैं अब कि सम कौन है और विषम कौन है, तो एकदम बता सकते हैं। अब आप लोग कहिएगा कि जी अब हम बता सकते हैं कि सम कौन है, विषम कौन है। यानी कि हम खाली सम और विषम की बात नहीं कर रहे हैं, सम और विषम स्थान की बात कर रहे हैं कि कौन किसके जगह पर सम स्थान पर उगा रहा है कि विषम स्थान पर। यानी कि काउंटिंग के मामले में हम बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि इसको सम बोल रहे हैं, इसको विषम बोल रहे हैं, इसको सम बोल रहे हैं, इसको विषम बोल रहे हैं। वैसा कहने का मतलब मेरा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है खाली स्थान से मतलब है कि मान लेते हैं 1 यहाँ पर आया, गिनने पर 1 के स्थान पर आया, तो ये क्या हो गया? विषम। ठीक है, 2 आ गया तो ये क्या हो गया? सम। फिर यहाँ पर 3 आ गया, विषम। यहाँ पर 4 आ गया, सम। फिर ये विषम। यानी कि कहने का मेरा मतलब है खाली नंबरिंग से, नंबरिंग किए 1, 2, 3, 4, 5 तो सम विषम। इसी से तो कहे हैं हम कि सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर की तो शून्य होना चाहिए, न तो क्या होना चाहिए? 11 से कटने वाली संख्या आना चाहिए। तो वो संख्या हमेशा 11 से क्या होगा? विभाज्य होगा। तो सम स्थान आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। सम स्थान और विषम स्थान का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक ना? तो मान लेते हैं कि 4, 6, 3, 5, 7 तो सम स्थान, तो सम स्थान और विषम स्थान, तो विषम विषम एक में लेंगे, विषम यहाँ पर है, फिर विषम यहाँ पर है ना? तो मान लेते हैं कि विषम यहाँ से 1 का स्थान छोड़ के विषम आएगा, फिर 1 का स्थान छोड़ के विषम आएगा, यहाँ से 1 का स्थान छोड़ के सम आएगा ना? ठीक है, तो विषम विषम एक में तो 4 + 3 और प्लस कितना हो गया? 7, 4, 3, 7, 7, 7, 14। अब देखेंगे कि सम स्थान 6 और प्लस 5 कितना आ गया? 11। यानी कि इसके अंकों का अंतर, तो अंकों का अंतर क्या हो रहा है? 3 आ रहा है। यानी कि इस संख्या क्या होगा? कटेगा। चलिए ठीक है, तब देखेंगे तो इस संख्या का होगा? नहीं कटेगा। क्या होगा? नहीं कटेगा, क्योंकि इसके अंकों का अंतर हम बतलाएंगे। इसके अंकों का अंतर की तो 0 होना चाहिए, न तो 11 से कटने वाली कोई संख्या होना चाहिए। यानी कि ये संख्या नहीं कट रहा है। अब अगला कोई संख्या देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 121 लिखे हैं, तो 121 लिखे हैं, तो इसमें सम स्थान विषम स्थान अब बतला दीजिएगा। यहाँ से 1, 2, 3 गो है, 3 गो है, तो एक सम होगा यानी कि विषम होगा, फिर सम होगा, फिर विषम होगा ना? ठीक है, विषम सम विषम, ठीक है ना? या नहीं तो यहीं से लिख सकते हैं सम विषम, कोई भी लिख सकते हैं। विषम सम लिख सकते हैं, चाहे सम विषम लिख सकते हैं। सहूलियत के लिए, आपको समझने के लिए, अच्छा तरह से आप समझ पाए, इसीलिए 1, 2, 3 काउंटिंग की है, तो इसको विषम मान लें, इसको सम मान लें, इसको विषम, फिर 4 को सम मान लिया। ठीक है, समझने के लिए। ठीक, तो विषम मान लिया है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से अब यहाँ तक ही काउंट होगा, ठीक ना? अब 0 खाली विषम स्थान 2 था, तो 2 को काउंट कर लिए, सम 1 है तो 1 काउंट करेंगे। यानी कि 1 का प्लस 1 यहाँ पर 2 हो गया। आई खाली 2 है तो इसको 2 लिख देते हैं, ठीक ना? तो इसके अंकों का अंतर, तो अंकों का अंतर 0, अंकों का अंतर 0 आ रहा है। अंकों का अंतर 0 हो या 11 से कटने वाली संख्या हो, 0 हो या 11 से कटने वाली संख्या, तो उस संख्या हमेशा क्या होगा? 11 से विभाजित होगा। यानी कि 121 जो है, 121 है,
11 से हमेशा क्या होगा, विभाजित होगा। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं 1 3 3 1 लिख दिए, ठीक है। तो इसके सम स्थान और विषम स्थान आप बतला दीजिएगा। यहाँ से यहाँ सम स्थान, यहाँ से फिर यहाँ विषम स्थान, ठीक ना। यहाँ से यहाँ, तो मान लेते हैं कि यहाँ से लिए तो 3 + 1 4 हो गया। फिर यहाँ से लिए 3 + 1 4 हो गया। इसके अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 आ गया ना, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ईवी रूल का कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी कि ईवी का है, सही है। आप लोग 11 को भी अच्छी तरह से समझ लिए। अब इसके बाद लास्ट है 13। पढ़ना तो बहुत है, लेकिन आप लोग के लिए 13 तक बहुत है। आप अगर 13 तक देख लेते हैं तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। यानी कि 13 तक आप लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे तो इससे ज़्यादा आप लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब आगे पढ़ना है जनरल, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिएगा तब आगे पढ़ना, ठीक। तो अभी तक हम 13 तक पढ़ लेते हैं, 13 के बाद हम अपने चैप्टर पर चलेंगे, ठीक। तब 13 से विभाज्यता के नियम कह रहा है। जैसे 7 से विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़े हैं कि 7 से विभाज्यता के नियम कहता है कि उसके इकाई अंक जब कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, उसके इकाई अंक को अगर दोगुना करके शेष बची हुई संख्या में उसको घटा देंगे तो उस संख्या अगर 7 से विभाजित हो रहा है तो हमेशा 7 से विभाजित होगा। लेकिन 13 का रूल क्या कहता है कि जब कोई संख्या, कोई भी संख्या हो, उसके इकाई अंक को इसमें दोगुना करके शेष बची हुई संख्या को घटाना है, ठीक है। और 13 में क्या कर रहा है कि इकाई अंक जो है, इकाई अंक के 4 गुना करना है। इकाई अंक को क्या कर देना है, 4 गुना करके शेष बची हुई संख्या में जोड़ देना है। शेष बची हुई संख्या में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो कह रहे हैं कि जब कोई संख्या के इकाई स्थान के इकाई अंक को, जब कोई संख्या के इकाई अंक को 4 गुना करके शेष बची हुई संख्या में जोड़ने पर वह संख्या 13 से विभाजित होती है। क्या होती है, विभाजित होती है। तो वह संख्या 13 से पूरी तरह का होगा, विभाज्य होगा, पूरी तरह विभाज्य होगा। कह रहा है कि जब कोई संख्या के इकाई अंक, उसमें संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष बची हुई संख्या में से घटा रहे थे, ठीक। इसमें क्या करना है कि इकाई अंक का 4 गुना कर देना है। कितना गुना, 4 गुना। 4 गुना करके शेष जो बची हुई संख्या है उसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जोड़ के देखेंगे कि अगर 13 से विभाजित हो रहा है तो संख्या पूरी जो संख्या है वो 13 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल है 884 ले लेते हैं, 884 ले लेते हैं, ठीक ना। तो 884, तो कह रहा है कि उसके जो इकाई अंक है, इकाई अंक का कितना गुना करना है, 4 गुना करना है। इकाई अंक 4 गुना कर दिए। इसके बाद जो शेष बची हुई संख्या है, शेष बची हुई संख्या कौन है, 88, यानी कि कितना आया, 16 आया। तो 16 को क्या कर देना है, उसमें क्या करना था, घटाना था, लेकिन इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो 8 6 14, 8 1 9 और 9 1 10। यानी कि कहने का मतलब है
कि देखेंगे कि 104 जो आया उसका 13 से कट रहा है, तो 13 से एकदम कट रहा है। 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 13 8 कितना होगा 104, ठीक ना। 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 104 आएगा, ठीक ना। यानी कि कहने का मतलब कि जो भी मेरा रूल है वो रूल का हो रहा है, फॉलो कर रहा है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा और इसके बाद आगे चैप्टर की ओर चलेंगे। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद। और जो भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखें, विभाज्यता का नियम का फर्स्ट क्लास नहीं देखें, वो पहले फर्स्ट क्लास देखें, इसके बाद इस क्लास को देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है।